अच्छा नीचे। बोलते तो रहो। क्वांटम फैक्टर समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बोलो। हम्म। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो, बदलेगी। हम्म। क्योंकि वो ज्यादा बदल रहा है। एक का 3 हो रहा है, एक का 4, एक का 5, ऐसा हो रहा है। ध्यान से देखना। सबके आई बताना है। सबके लिए आई बताओ। हम्म। आई बताओ। 100% डिसोसिएशन मान के बताओ। आयंस देखने, क्या देखने हैं? आयंस। जो पानी में जब किसी आयनिक कंपाउंड को डालते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है। आई बताओ, आई। इसका कितना आई होगा? आंसर दे दो मुझे, एक नंबर से। 1 2 3 4 5 करके दे दो। पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 5, आगे के दोनों बताओ। नहीं देवांगी, ऐसा नहीं है। मैं समझाऊंगा क्यों नहीं ऐसा है। शुरू के तुम्हारे सही है। इसमें मालूम है क्या है? ये पूरा एक आयन रहता है। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस विल नॉट ब्रेक। तुमने सही ट्राई किया है, बट दिस इज अनब्रेकेबल। दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस विल बी लाइक दिस। अब बोलो। अब बोलो। 5 4 आएगा ना?
इस पे आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले को और भी आगे बढ़ाते हैं। आई का फॉर्मूला क्या निकाला हमने? एक तो मोल्स एट डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल्स, दूसरा फॉर्मूला आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डबल ट्रिपल फाइव फोर टाइम्स हो जाएंगी, तो दैट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब एक्चुअल, कॉलिगेटिव एबनॉर्मल ही एक्चुअल होती है, दैट इज एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल हियर। एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब theoretical, calculated using previous formulas, using previous formula जो पहले पढ़ाए हैं उनसे कैलकुलेट करके जो निकाला वो। अभी NaCl का जैसे निकालोगे तो एक्चुअल में तो NaCl का उसका डबल आएगा, और फॉर्मूले से निकालोगे तो मान लो आया वैल्यू xi, लेकिन एक्चुअल में तो 2x आएगी, तो i क्या होगा? 2x अपॉन x, दैट इज 2। तो नॉर्मल को हम एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट तुमने ये किया था, तुमने एक्सपेक्ट ये किया था, लेकिन आ गया अलग। तो इसमें मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, तुमको मैं बता देता हूँ। फॉर इलेक्ट्रोलाइट एनवीएस, फॉर्मूला फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमें नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा उनके लिए। सबसे पहला आएगा आर एल वी पी, आई इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट। आई क्या आएगा? वन हाफ फैक्टर, आई इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट, या आई इंटू मोलैलिटी इंटू एम सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। डेल्टा टी भी बदल जाएगा, क्योंकि आई टाइम्स हो रहा है ना बच्चों, आई टाइम्स, दो गुना तीन गुना आई टाइम्स, इसलिए नया फॉर्मूला आएगा के बी इंटू मोलैलिटी, सब जगह आई से मल्टीप्लाई करो, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट है? क्या ऐसे यूज करने में कोई डाउट हो रहा है? क्या फॉर्मूले में आई की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लोगे? मैं तुमसे करा देता हूँ सवाल एक। 1 मोल NaCl is added in 1000 gram water. Find the elevation in boiling point. Given Kb is equal to 0.512 degree centigrade per मोलल। हाँ जी, आंसर बताएं। अभी जो फॉर्मूले लिखाए हैं उनसे सॉल्व करो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज नॉट योर प्रीवियस नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आंसर आएगा।
क्या आंसर आया? कितना टाइम? इतना टाइम नहीं लगाओ। इतना टाइम ना लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवांगी का भी करेक्ट है। हाँ, वो केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड दोनों सही है, कोई बात नहीं। क्योंकि टेम्परेचर में चेंज है, मैंने समझाया था, चेंज जो है वो सेंटीग्रेड केल्विन में बराबर होता है। यस सर, हो गया था। ओके। और कोई आंसर देना चाहता है? बताया था, चलिए। ये चैप्टर खत्म हो गया फिर आज। थोड़े सवाल और कराएंगे इस पे भी। पेन मेरा। नेक्स्ट क्या चैप्टर है बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, जो भी होगा देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज ही स्टार्ट होता है जी। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इधर सॉल्व करता हूँ, छोटी सी जगह। 1 मोल है। NaCl कितना है? 1 मोल। 1000 ग्राम वाटर है। तो मतलब कि सीधे 1 kg हो गया, तो अच्छी बात है, आंसर आ गया। कितना आंसर आएगा बताओ? हम्म। चेंज इन टेम्परेचर है ना। लेकिन एक एक बच्चा ऐसा भी है जो बोलता है कि हम पुराने तरीके से करेंगे। इसको करने दो भाई, जैसे बोल रहा है। इसने बोला मैं तो ऐसे करूंगा, जो करना है कर लो। तूने बोला सॉल्व करो भाई, ऐसे तुम ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो। तो इस बच्चे ने बोला मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, करो।
इसका आंसर कितना आएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड। इस बच्चे की एक्सपेक्टेशन ये है, इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इतनी। वांट फैक्टर क्या आएगा? एक्चुअल डेल्टा टीबी, दैट इज एबनॉर्मल डेल्टा टीबी अपॉन एक्सपेक्टेड डेल्टा टीबी, फॉर्मूला जो पुराना जमाने का है उससे। क्या दो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ये बात समझ में आई? जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए? 0.512, बट हमारा आंसर कितना आया? 1.024। इसलिए हमारी जो वैल्यू आई की आई वो कितनी आई? दो। हाँ है ना? बोलो बोलो। अभी यही तो ऊपर लिखाया था, तब समझ नहीं आया होगा। अभी देखो, अगर इस बच्चे को बोला जाए कि यू आर रॉन्ग, तो ये बोलेगा कि मैं अपने आप को सही कर सकता हूँ। इसको बोलेंगे कि भाई आई ले लो, ये बोलेगा नहीं आई नहीं लूंगा मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और गड़बड़ है। जो तुमने मास दिया है 58.5 ग्राम दिया है, तुम बोल रहे हो कि उसमें 1 मोल है, लेकिन मुझे लगता है उसमें 2 मोल है। उसको लग रहा है उसमें 2 मोल है। अगर इसमें 2 मोल्स हैं, इसका मतलब NaCl कितने मोल्स है? 2 मोल। 2 मोल NaCl कब आएगा? व्हाट इज द वे? जब ये NaCl का मोलर मास हाफ ले ले, तभी तो आ सकता है। देखो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा आंसर। तो ये बच्चा बोल रहा है नो, आई थिंक मोलर मास ऑफ NaCl is 58.5/2। क्योंकि मैं जब ऐसा लेता हूं तो आंसर आ जाता है। इस बच्चे के मास को, मोलर मास को क्या हम सही बोल सकते हैं? बोलो, इज दिस मोलर मास करेक्ट और रॉन्ग? ये ज्यादा खेल रहा है लड़का। ये लड़का क्या बोल रहा है? आई दो नहीं है, NaCl का मोलर मास तुम्हें पता नहीं है, वो आधा होता है। मैंने आधा लिया तो आंसर आ गया। क्या ये लड़का जो मोलर मास बोल रहा है इसको नॉर्मल बोलेंगे हम? बोलो। गलत है ना? इस मोलर मास को क्या बोलोगे? इस मोलर मास को क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? एबनॉर्मल मोलर मास। क्योंकि ये मोलर मास तो पहले से पता होते हैं। ये लड़का बोलता है मैं आंसर लाने के चक्कर में अपना मोलर मास आधा कर देता हूँ, मेरा आंसर सही आ जाता है। इसका मतलब जो हमने पार्टिकल डाला है वो अपना मोलर मास आधा शो कर रहा है। वो ये नहीं मान रहा है कि दो जगह टूटेगा, आई दो नहीं लेना चाहिए, नहीं। वो बोल रहा है कि ऐसा है। तो हम उसको बताएंगे देखो अभी तुमको आई हम कैलकुलेट कर देते हैं। आई जो होगा वो क्या होगा? नॉर्मल मोलर मास अपॉन
एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कितना है? 58.5। एबनॉर्मल मोलर मास कितना है? क्या 2 आ जाएगा आंसर? अभी वो मानेगा कि अच्छा ये आई है कुछ चक्करबाजी। फिर उसको बोलेंगे तुम बेटा ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा तुम्हारा। तुम ये मानोगे NaCl 2 पार्टिकल में टूट जाता है। मोलर मास NaCl का ही ले लिया मैंने, 2 जगह टूट गया ऐसा। तब उसको समझ में आया अच्छा ये बात थी। बट एक नया टर्म बना इस लड़के की, इस गलती से एक नया टर्म बना, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। उसको भी हमें पढ़ना पड़ता है, हमें उसको भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार लोगों ने ऐसा सोचा कि ये NaCl या कोई भी सॉल्यूट ये अपना नॉर्मल मोलर मास क्यों नहीं शो कर रहा है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल क्यों आ रही है, इसकी तो इतनी आनी चाहिए थी, ये डबल क्यों हुई, इसका मतलब मोलर मास आधा है। लेकिन एक्चुअल में तो आधा नहीं होता। दूसरे लोगों ने बोला तुम्हारा मोलर मास अब नॉर्मल है, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो उसको ही बोला गया एबनॉर्मल मोलर मास। सो किसी का अगर एबनॉर्मल मोलर मास निकालना है तो कितना आएगा? बोलो बोलो। अरे बोलो, अभी तो समझ गए हो। कितना आएगा ना? कम हो जाएगा ना? हाँ है ना? हम्म। बस इतनी सी कहानी सुननी थी, सुन ली तुमने, बहुत अच्छी बात है। नाउ देयर विल बी नो प्रॉब्लम। एबनॉर्मल मोलर मास पूछते हैं तो ऐसे निकाल देना, एग्जाम्स में आ सकता है ये। थोड़ा ट्रिकी है समझना इसको, इसलिए मैंने कहानी से समझाया है। इस कहानी को समझें। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास अपॉन आई होता है। क्योंकि जिसने आंसर निकाला है उसको बोला गया तुम्हारा आंसर ये 0.52 सही नहीं है, इसका डबल आ रहा है। तो बोला कि मुझे कुछ तो आता नहीं है, मुझे तो एक फॉर्मूला आता है दुनिया में सिर्फ। तो मैं ऐसा क्या करूं? के भी तो मैं चेंज कर नहीं सकता, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मास वाटर का मैं चेंज नहीं कर सकता, कंजर्व रहता है। मैं एक ही चीज मुझे अजीब लग रही है, मुझे मोलर मास हाफ लेने पे आंसर आ रहा है। तो वी विल कॉल इट एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे और इसको समझेंगे। नोट करो जल्दी से। आ गया? हम्म। आया ना? बोलो। कोई डाउट? अब मेरी बात सुनना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिसोसिएट ना होकर के एसोसिएट हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिसोसिएट ना होकर के एसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब समझे। जैसे एसिटिक एसिड, पानी में इसको जब डालता हूं मैं तो ये एसोसिएट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलके डाइमर बनाता है। हाँ, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, 90%, 92% ऐसा होता है। मान लिया मैंने 100%,
बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? पहला आंसर दो। पहला आंसर दो। वेरी गुड। आंसर क्या सही है? डिक्रीज। आंसर क्या सही है? डिक्रीज होगी। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? अरे यार, इसमें दो से एक बन रहा है ना। डिक्रीज तो होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? मान लो शुरू में तुमने 2 मोल लिए, या मान लो शुरू में एक ने 1 मोल लिया। अगर ये 100% इसमें बदल गया तो कितना बचेगा? 0। ये कितना बनेगा? 2 से 1 बन रहा है, 1 से कितना बनेगा? हाफ। आई कितना आएगा? हाफ अपॉन 1। बोलो 0.5 आया कि नहीं आया? क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हाफ हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? किससे हाफ हो जाएंगी? जिससे एक्सपेक्ट किया था, पुराना वाला फॉर्मूला से। हाफ देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि ये एसोसिएट कर गया, आपस में जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। आपस में क्या कर गया ये? जुड़ गया। किस बॉन्डिंग से जुड़ा है? बोलो, किस बॉन्डिंग से जुड़ रहा है? नहीं पता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। हम्म। वेरी गुड। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई परेशानी? नोट करो इसको। जल्दी से नोट करें सब लोग। ऑल ऑफ यू। अखिलेश, समझ में आया तुम्हें? प्राची, जल्दी बोलो। बोलो भाई बोलो। माइक्रोफोन को अनम्यूट करके बोलो। कोई डाउट? शांतनु पाटिल, समझ में आया? हम्म। स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ लोग। इस चैप्टर के सारे सवाल लगाओ एररलेस की किताब से। जिनके पास जील की बुकलेट्स हैं वो जील की बुकलेट से लगाएंगे। पानी कैसे साफ होता है सिखाया था कि नहीं सिखाया था? रिवर्स ऑस्मोसिस से। हाँ, ये बता चुका हूँ ना। क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसे सवाल नीट में आते हैं। 2 ग्राम, कलर चेंज कर देता हूँ। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड C6H5COH dissolved in 25 gram of
बेंजीन, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, पढ़ लेना। नोट करो साथ में। जो बच्चों नोट चाहते हैं, उनको मिल नहीं पाते हैं, वो वन नोट ऐप डाउनलोड करें। मैं पूरा फोल्डर शेयर कर दूंगा, बट वन नोट ऐप में ही दिखेगा। ड्राइव पे अपलोड करने में टाइम लग जाता है, मैं भूल जाता हूँ। वन नोट वाला ऑलवेज सिंक्ड है, तो वो मिलेगा तुम्हें। समझ रहे हो ना? वन नोट के ऐप में मोबाइल में दिख जाता है, मोबाइल में ही चला सकते हो, उसको दिखेगा सारा। और वेबसाइट पे भी खुल जाता है, लैपटॉप पे। वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो नोट्स। पेस्ट नहीं तो राइट डाउन कर सकते हो। मुझे आंसर इसका चाहिए 2 मिनट के अंदर। सवाल अच्छा है, एग्जाम में आता है। आप बोलो। पहले आई निकालो। पहले क्या निकालोगे? आई। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि एसोसिएशन कितने परसेंट हुआ है। ये नहीं पता है कि एसोसिएशन 100% हुआ है। ठीक है। चलो, अगर तुम्हें ये जमता नहीं है, शायद आयनिक पढ़ा नहीं है। कितने लोगों ने आयनिक नहीं पढ़ा, हैंड रेज करो। नहीं है ना कोई? सबने पढ़ा है ना? डिसोसिएशन, परसेंटेज, अल्फा सब तो पता ही है तुम्हें, हाँ? ऐसा है कोई जिसने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो फिर देखो इसमें। बेंजोइक एसिड जो है, देखो डाइमर लिखा है। नाउ
अभी इसका कभी मोलर मास नहीं डाल देना, ठीक है। मोलर मास उसी का डालते हैं जो सामान यूज किया है। इसका मोलर मास डाल दोगे तो फिर आई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उस बच्चे जैसे हाल हो जाएंगे जैसे उस बच्चे ने किया था, है ना। तुम्हें इसका ही करना पड़ेगा। इसका मोलर मास पिक करोगे, आई की वैल्यू डालोगे। डेल्टा क्या निकालना है, टी एफ, आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ है 1.62। आई नहीं पता है, के एफ कितना है, यहाँ पे दिया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होगा। इसका मोलर मास मुझे बता दो, बता दो जल्दी। नहीं बताओगे? हाँ, कितने हैं, 7? 84, 6 हाइड्रोजन, 90, 2 ऑक्सीजन, 32। 122 आया क्या? वेरी गुड। देवांगी ने बता दिया, अच्छी बात है। बाकी लोग सॉल्व करने में बिजी हैं क्या? सॉल्व करने में बिजी तो आंसर बताओ, सिंपल सी बात है। आई कितना आएगा? इसको लिख लेता हूँ 61, दैट इज 61। एग्री और नॉट? इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। हम्म। तो 5 मान लो क्या? नहीं मानो? कैलकुलेशन करके बताओ। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। 99.2 आया कि नहीं आया? तो आई की वैल्यू 99.2 है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन एसोसिएशन कितना हुआ? कितनी वैल्यू आई आई की, मुझे बता दो। 99.2 नहीं, तो आंसर है, सॉरी, मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू डू इट। 1 सेकेंड रुको। आ 50, 0.5 के आसपास आएगा कुछ। 1 मिनट। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर तो यूज नहीं करते हो, एग्जाम में कैसे कर पाओगे? हम्म। कैसे कर पाओगे एग्जाम में? हम्म। यहाँ पे 5 नहीं करो, उससे गलत हो जा रहा है। यहाँ पे पूरा सॉल्व करो। 0.504 आया। नहीं निरंजन, 5 नहीं करो, उसको सही से सॉल्व करना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा आंसर। मोर देन 100% डिसोसिएशन हो जाएगा अगर 0.5 से कम आ गया। मोर देन 100% डिसोसिएशन नहीं हो सकता, एसोसिएशन नहीं हो सकता। 0.504 आंसर आना चाहिए। हाँ, वी विल टेक इट 0.504। ओके, एग्री? नाउ टेल मी, कितने परसेंट डिसोसिएशन हुआ ये, एसोसिएशन हुआ? अभी देखना। अभी तुमको शुरू में तो मोल्स जो है वो अलग दिए हैं कुछ, बट ये परसेंटेज वाले खेल में हमें अपने मन का ले लेना है। वी कैन टेक 1। 1 में से कितना गया? 0.504।
ये नहीं पता ना, इसकी वैल्यू ले ली एक्स, एक्स यहाँ लिया तो ये कितना बना यहाँ पे x/2। आई इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, 1 - x/2 ना बने टोटल मोल्स। शुरू में एक था, ये जीरो था, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे अगर इसमें से x गया, ये कितना बना, x/2 टोटल मोल्स। ये वाली वैल्यू आई है। यहाँ तक कितने लोग को समझ आया, टेल मी, जल्दी से बोलो, टू मच टाइम इज नॉट देयर, बोलो भाई, बोलना है कि नहीं बोलना है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व भी नहीं करोगे, उल्टा लिख दिया ना, यही बोल रहे हो कि उल्टा लिख दिया ना, यही बोल रहे हो ना। कहाँ दिमाग है तुम लोग का, मुझे लग रहा है क्लास में हो ही नहीं। मैं उल्टा लिख दिया, तुमने बोला भी नहीं, आया ना। गलती करी कि नहीं करी तुम लोगों ने, कितना आंसर आएगा, कितना, एक में से कितना गया, 0.992, तो परसेंटेज कितना हुआ। हम्म, ये आंसर मैंने बता दिया था कि मुझे आंसर पहले से पता है, आज सुबह ही मैंने कराया है एनसीईआरटी वाले में, जो मेडिकल बच्चे आते हैं उनको पता होगा। अरे यार, ये क्वेश्चन मैंने सुबह एनसीईआरटी में कराया था, फिर भी नहीं कर पाए तुम लोग, अभी याद आया, कराया था कि नहीं कराया था। कितने बच्चे एनसीईआरटी वाले हैंड रेज करो जल्दी। हाँ, एनसीईआरटी वाले बच्चे कितने हैं, इंटीग्रेटेड वाले। क्या ये कराया था मैंने आज सुबह एनसीईआरटी की क्लास में, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। कितना आसान सवाल था, पहले आई निकालना है, फिर आई के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा परसेंटेज कितना डिसोसिएट हुआ, 1 में से 0 गया, 1 में से x गया, x/2 बचा, टोटल मोल्स 1 - x/2। आई का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स फॉर्म्ड अपॉन इनिशियल मोल्स, वहां से x की वैल्यू निकाल ली, 0.992 आया, मतलब कि ये एक में से 0.992 विघटित हुआ, एक में से 0.992 डिसोसिएट हुआ, एक में से 0.992 रिएक्ट किया। परसेंटेज कितना रिएक्ट किया, बोलो, कितना आया समझ में, बोलो चिन्मयी, समझ में आया तुम्हें, क्लास में हो कि नहीं हो, जल्दी बोलो। कितने बच्चे सिर्फ कनेक्ट करके इधर उधर बैठ गए, हाउ मेनी आर दिस टाइप स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कोई ना, पढ़ रहे हैं ना सब, बोल नहीं रहे लेकिन पढ़ रहे हैं ना। ऐसे भी हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, कैसे जमाना आ गया। अच्छा, ये तो अंदर की बात पता चल गई मुझे। ये कोई तुम्हारा, ये कोई तुम्हारी जॉब मीटिंग हो रही है क्या, उसमें लॉगिन करके सो गए तो जॉब जाएगी नहीं।
ये तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये कोई कॉलेज नहीं है कि 4 साल तो तुम्हें वहां रहना ही है, कोई भगाएगा नहीं। ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। और जब तुमको पता है डिग्री लेनी पड़ेगी तो कुछ अच्छी ले लो, ढंग की पढ़ाई कर लो। पढ़ना ही नहीं हो तभी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि लॉगिन ही नहीं करो फिर तो। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। पढ़ाई की जरूरत ही क्या है फिर। पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि फिर करने क्या है दुनिया में, कुछ तो करना चाहिए ना। पढ़ लो, अभी पढ़ने का टाइम है। अभी पढ़ने का हमारा टाइम है तो हम पढ़ेंगे। ये सब बात सही बात है कि नहीं सही बात। जिस समय पढ़ने का टाइम है उसमें पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, जब खेलेंगे तो अच्छे से खेलेंगे। है ना सही बात। अभी पढ़ने का टाइम है तो अच्छे से पढ़ लो। हाँ। यस। देखो, एसिटिक एसिड, अगर इसको मैं डिसोसिएट करूं, क्या बनाएगा बोलो। ये बनाएगा। अब हमें पता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों, वो 100% क्या नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते। वो 100% डिसोसिएट नहीं होते। कुछ 5% होते हैं, कुछ 10% होते हैं, कुछ 20% होते हैं। तो इनका आई निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एसिटिक एसिड का परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन है 30%। देन इसकी आई वैल्यू कितनी होगी। नाउ आई एम नॉट गिविंग यू दैट इट विल डाइमराइज। मैं डाइमराइजेशन यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे डाइमराइजेशन काउंट ना करके उल्टा डिसोसिएशन काउंट कर रहे हैं। डाइमराइजेशन इज नॉट देयर। सो कैन यू टेल मी कितना आएगा आई वैल्यू। ट्राई करो आई वैल्यू बताने की इसकी। देन फिर हम लोग जो है फिर तो मैं सॉल्व करूंगा, डिस्कस करेंगे हम। बोलो। आदित्य, कर पाओगे। दीपेंद्र यादव कैसे करेंगे बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो दीपेंद्र। क्या करना चाहिए इसमें, ऐश्वर्या नायर। हमें कभी भी परसेंटेज या आई वगैरह पूछता है, अल्फा पूछता है, तो हम 1 मोल लेते हैं स्टार्टिंग में। कितना लेते हैं, 1 मोल। तो T = 0 पे अगर मैंने 1 मोल लिया, उस समय तो एसिटेट आयंस बने नहीं होंगे। नाउ T = T पे जब 30% डिसोसिएट हो गया तब क्या हुआ, 1 का 30% दैट इज 0.3 चला जाएगा। दैट इज 1 में से 0.3 चला गया, तो 0.7 बचा। इसको चलो बाद में बता दूंगा कितना बचा, पहले 0.3 अगर ये गया तो ये कितना बनेगा 0.3। ये भी कितना बनेगा 0.3। तो इनिशियल मोल्स कितने हुए,
टोटल इनिशियल मोल्स कितने हुए? 1। और यहाँ पे कितना बना? 0.7। इसमें पूरा ऐड करोगे टोटल फाइनल मोल्स कितने आएंगे? 1.3। टोटल फाइनल मोल्स कितने आए? 1.3। आई का फॉर्मूला क्या था? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल इनिशियल मोल्स, है ना? 1.3 डिवाइडेड बाई 1 कितना आया? 1.3। बोलो, कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट बच्चों? टेल मी, जस्ट सी दिस प्रोसेस एंड टेल मी कि ऐसे में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? होना नहीं चाहिए, सब कुछ पहले से पढ़ रखा है। है बात सही? ऐसे ही करोगे? आई की वैल्यू निकल गई। तो सिमिलरली पाई का जो फॉर्मूला था वो भी बदल जाएगा, वो मैं लिखाना भूल गया। पाई इक्वल टू क्या आएगा? ICRT। इसमें भी क्योंकि कंसंट्रेशन है ना मोल पर लीटर, इसमें भी आई का फैक्टर आ जाता है। जहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा वहां पे मैं आई लेके सॉल्व करूंगा, तभी आंसर आने वाला। ओके, इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं डिसोसिएशन वाले पे। एसिटिक एसिड है ना, 4 ग्राम एसिटिक एसिड अल्फा इज इक्वल टू 0.4 is dissolved in H2O। H2O का सामान कितना लिया मैंने? 100 ग्राम्स। if Kf is equal to 1.86, then find the depression in freezing point, depression in freezing point of the solution, of the solution। देखो क्वेश्चन को कई बार ट्रीट करना पड़ता है जिस तरीके से सवाल दिया होता है। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर अल्फा सवाल में ना दिया हो तो हम एसिटिक एसिड को नॉन डिसोसिएटिंग मानते हैं, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या हम एसिटिक एसिड को 100% डिसोसिएशन में मानते हैं, वो क्वेश्चन हमें देख के पता चलता है। लेकिन चूंकि यहाँ अल्फा दिया है, दैट मीन्स हमें वो क्लियर कर रहे हैं कि एसिटिक एसिड टूटेगा और 0.4 ही उसका अल्फा है, मतलब 40% डिसोसिएशन हो रहा है।
सबसे पहले तुम्हें जो है आई निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास आई आ गया तो फॉर्मूले में डाल करके आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स द क्वेश्चन विल बी मोर इजियर। देखो मैं बताता हूँ। ट्राई किया है कि नहीं किया तुम लोगों ने? हाँ, ट्राई तो किया होगा कम से कम। कुछ ऐसा। लेकिन हमें पता है ये कंप्लीट रिएक्शन तो नहीं हो रही। यहाँ पे अल्फा 0.4 पे इक्विलिब्रियम आ गया। और मैंने यहाँ पे आई निकालना है। आई निकालने के लिए हमेशा 1 मोल से स्टार्ट करो। आई निकालने के लिए 4 ग्राम से मोल निकालने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर ऑलवेज ट्रिक, दिस इज अ ट्रिक मेथड। हमेशा 1 लेना है। और अगर मैं बताऊँ तो एक तुम्हारे लिए फॉर्मूला बना दूं अल्फा के फॉर्म में। ओके, अभी बना देता हूँ। 1 0 0 1 - अल्फा अल्फा अल्फा। कितने मोल्स हुए यहाँ पे? 1। यहाँ पे कितने मोल्स हुए? 1 + अल्फा। ऐसे लेकिन वो सिर्फ यहीं पे वैलिड होगा, इस जगह पे। तो आई कितना आया? 1 + अल्फा। आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? 1 + अल्फा। 1 + 0.4, 1.4 आया ये। ना फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी। आई पता है, आंसर भी दे दिया तुमने। 1.7446 वेरी गुड। 1.7466 करके है कुछ आंसर। देखो के एफ कितना है? के एफ दिया होगा ना कहीं पे। 1.86। मोलैलिटी निकाल लो थोड़ी सी। मोलर मास कितना आया इसका? कितना आया बोलो, जल्दी बोलो। 24 और 6 30 और 32 कितना होता है? 62 आया क्या? देखो जल्दी बोलो। मान के चल रहा हूँ 62 है, ठीक है। बाकी तो इसको सॉल्व करो। आंसर बताओ मुझे बस। मुझे चाहिए आंसर। मुझे चाहिए क्या? आंसर चाहिए मुझे। 1.68 आया, ठीक है। 60 आएगा? अच्छा, इसलिए 60 आएगा। तो ऐसे क्यों नहीं कर पाता हूँ मैं, देखो। अच्छा, मैंने 6 ले लिया है। 24 4 28 होगा, सॉरी। 6 लिया लिया मैंने, गलती हो गई। कितना आंसर आएगा फिर? छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। 1.74। हाँ, वेरी गुड। फिर आंसर तुम्हारा तो सही है।
देख लो एक बार सब, सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट? सबको देखना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ, एक भी छूटना नहीं चाहिए। यस देवांगी, करेक्ट है। 1.74, 1 पॉइंट 2 डेसिमल तक भी ले सकते हो। एक तक सॉल्व किया है तब भी कोई बात नहीं। हो गया चैप्टर, ये खत्म हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड। तो इस चैप्टर में तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ क्या क्या पढ़ाया, कैसे रिवाइज करना है। अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो, आगे मौका मिलेगा नहीं। पहले पढ़ना है हेनरीज लॉ, फिर पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। फिर राउल्ट्स लॉ में बहुत कुछ है, सब पढ़ना है। क्या 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 है? लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस एनवीएस, लिक्विड प्लस इमिसिबल लिक्विड, है ना। इसी में एक बढ़ा लो, इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़ाई थी, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बातें जो करी थी, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। वेपर कंपोजिशन कर्व आएगा इसमें, लिक्विड कंपोजिशन कर्व आएगा इसमें, एजिट्रॉप आएगा इसमें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 50% क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। ये इसमें दोनों ही मिक्स हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नॉर्मल एबनॉर्मल जो है, आई कंटेनिंग और विदाउट आई, दोनों ही मिला के सवाल आते हैं। 50% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में से, और 50% इससे आते हैं। तो यू कैन सी हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर। ना हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है? इससे पहले मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, बताना तुम। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी कौन बताता है? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी कौन सा चैप्टर बताता है? लो, थर्मोडायनेमिक्स, आया ना। रिएक्शन होगी तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? रिएक्शन नहीं होगी तो डेल्टा जी ग्रेटर हो, इक्विलिब्रियम भी आ सकता है। रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, कौन सा चैप्टर बताता है? हाँ, कौन सा चैप्टर बताता है बच्चों? इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? रिएक्शन का रेट क्या है? स्लो होगी, फास्ट होगी, कौन बताता है? बोलो। केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर बताता है? केमिकल काइनेटिक्स इज द चैप्टर which tells us about the rate of a chemical reaction, rate of a chemical process। एक केमिकल प्रोसेस कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, इसके बारे में बताने के लिए कौन मौजूद है हमारे पास? हाँ जी, बोले। केमिकल काइनेटिक्स इज देयर। अभी कोई डाउट? हाँ ना, बोलो। ये बच्चे बाहर क्यों चले जा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है क्या नेटवर्क की? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई नेटवर्क की दिक्कत?
निरंजन भी बाहर चला गया था, ये जो है अभी क्या कहते हैं दीपेंद्र भी बाहर चला गया था। क्या नेट स्लो हो गया तुम लोग का? चलो जो भी है, तो लिखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which tells about the speed of the reaction। देंगे, क्या कमेंट कर रहे हो? पूरा इंडिपेंडेंट है। हाँ इंडिपेंडेंट तो है, ये तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये पढ़ाया जा चुका है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है ये अलग चैप्टर है ना, इसमें रेट पढ़ते हैं, इसमें पीछे चैप्टर का नहीं आएगा ना। लेकिन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of reaction rates and the mechanism of reactions and the mechanism of reactions is called chemical kinetics, is called chemical kinetics। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हुआ सर? उसमें तो लिखा है रेट्स, मतलब नहीं समझा क्या पूछ रहे, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हुआ सर? लैग हुआ, ओके। अरे ये बोला है कि द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ये लाइन लिखनी है बस। नीचे, नीचे बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये मैंने समझाया था कि थर्मो क्या बताता है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। थर्मो क्या बताता है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। इक्विलिब्रियम क्या बताता है, रिएक्शन कहाँ तक होगी। अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन वर्चुअली स्टॉप कर जाएगी। और काइनेटिक्स क्या बनाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी, धीमे धीमे होगी, तेज तेज होगी, 1 सेकंड में होगी या 1 महीने में होगी या 1 साल में होगी या 10 साल में होगी। इसको कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद, क्या बताता है, बोलो बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स देख लिया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, मूवमेंट। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है केमिस्ट्री के अंदर मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स देखो, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारा डायमंड है वो आज ना तो कल किसमें बदल जाएगा, ग्रेफाइट में। ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बताता है। बिकॉज फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव। बट क्या कन्वर्ट हो जाता है क्या, क्या डायमंड किसी के पास हो तो क्या ग्रेफाइट बन जाता है क्या, बोलो, क्या बन जाता है क्या?
हम्म। हम्म। तो भाई काफी आंसर्स आए हैं, क्योंकि स्लो रिएक्शन होती है, बहुत टाइम लग जाता है। यस, दे वेरी गुड, बिकॉज द रिएक्शन इज स्लो, वेरी वेरी स्लो, बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। The conversion is very slow, that practically, that is in reality, the change of diamond in graphite is not considerable। इसके लिए कई सौ साल लगेंगे, कई हजार साल लगेंगे, तो चेंज नहीं होता, ऐसे मान के चलो। जो पुराने पुराने डायमंड जो है ब्रिटिश लोग लेके चले गए, वो भी अभी रखे हुए हैं, कोहिनूर और भी जो सामान था, वो कन्वर्ट नहीं होता है जल्दी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से काम चलेगा नहीं। थर्मोडायनेमिक्स ने बोला बेटा ये हो जाएगा, तुमने ले आए सामान, बोले कि कांच बनाएंगे इसको, अब वो बन नहीं रहा है। थर्मोडायनेमिक्स ने बोला ना कि ये रिएक्शन हो जाती है, तुमने बोला बड़ी अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, ये काम करते हैं आज फिर। लेकिन वो काम करना शुरू किया तो तुम 50 साल निकल के हुआ नहीं। दिक्कत इस बात की है कि रेट भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स रेट के बारे में तो बताता ही नहीं है, 5 मिनट में होगा या 10 मिनट में होगा ये भी नहीं बताता। दैट इज द प्रॉब्लम ना। ठीक है। तो हमने समझना पड़ेगा, rate of a chemical reaction also depends on some factors। कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, like concentration of the reactants and products। दूसरी चीज टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस फिजिबल हो जाती हैं, मैक्सिमम। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कैटलिस्ट, यही सबसे ज्यादा
सिग्निफिकेंट थिंग है द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। एक्चुअली जब आगे पढ़ेंगे कैटलिस्ट को, उसी को कैटलिस्ट मानते हैं जो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। जो रिएक्शन के रेट घटा देते हैं उनको इनहिबिटर्स बोलते हैं। आगे हम लोग इस बात को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि हाँ, यस, दिस इज पॉसिबल। कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फिजिबल हो, लेकिन चूंकि उसमें इतना टाइम लग रहा है तो प्रैक्टिकली वी कैन से इट इज नॉट पॉसिबल, लाइक द कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। ऐसे बोल दिया हाँ कन्वर्ट हो जाएगा, बट कब होगा ये तो बताया नहीं। कब होगा ये तो बताया ही नहीं। नेक्स्ट लिखो, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है ये तुम्हें बताना चाहिए पड़ेगा। तो रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को लिखते हैं आर एक्टिव मास, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को लिखते हैं पी एक्टिव मास। अच्छा, रिएक्शन जब होगी तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा होगा। हाँ, बोलो। एज रिएक्शन proceeds, the concentration R of the reactant will decrease and concentration of product, that is P, will increase। क्या ये बात सही लिखी मैंने क्या, है ना। मतलब मेरी बात समझो, जब एक केमिकल रिएक्शन अकर करती है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कम होता है ना। हम ये तो नहीं बोलते कि रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं तो फिर रिएक्शन क्या हो रहा है, उल्टी रिएक्शन हो रही है। जिसको तुम रिएक्टेंट बोल रहे हो वो प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। रिएक्टेंट उसी को बोलते हैं ना जिसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जिसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज इन concentration of reactant इज इक्वल टू, बराबर होगा किसके, रेट ऑफ इंक्रीज इन concentration of product। दिस इज अवर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है चेंज विथ टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आर लिया पी लिया, ये 1 मोल है, ये 0 मोल, टी इज इक्वल टू 0 पे।
टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये 0.5 मोल चला गया, ये 0.5 मोल बन गया। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स का डिसअपेरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट अगर लिखना हो क्या होगा, 0.5 मोल पर 5 सेकेंड। आंसर कितना आएगा, 0.1 मोल पर सेकेंड। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। रिएक्टेंट गया कितना है, 0.5। प्रोडक्ट बना कितना है, 0.5। कितने सेकंड में, 5 सेकंड। तो रिएक्शन का रेट क्या हुआ, 0.1 मोल पर सेकंड। हर एक सेकंड में 0.5 मोल्स जो है, 0.1 मोल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, याद रखना है इसको। याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। स्क्रॉल अप करूं, स्क्रॉल अप। लो भाई स्क्रॉल अप क्या है, मैं जूम आउट कर दिया, आराम से देख लो, आराम से देख लो, तो दिक्कत की बात नहीं है। वेरी इजी टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, फॉर्मूलाज कम है। तो रेट पे हम वापस आएंगे, तो पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर कर देता हूँ आज। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस on the basis of types of reactions on the basis of rate of reaction, on the basis of rate of reaction। रिएक्शन के रेट के बेसिस पर में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को करा सकते हैं, क्लासिफिकेशंस को कर सकते हैं, है ना, बोलो। अच्छा, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सेकंड्स में हो जाएंगी, मिली सेकंड्स में हो जाएंगी, उनको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे उनको। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो हो जाए आज या कल, कभी भी हो जाए, जो तुरंत हो जाए इसको। जो तुरंत हो जाए इसको। हाँ हाँ सही बात है, सारे नाम सही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एकदम हो जाए, इंस्टेंट, एक इंस्टेंट में हो जाए, पलक झपकते ही हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। है वैसे कि नहीं। जनरली आयनिक रिएक्शंस होती हैं ऐसी। तो इसमें लिख लेंगे विच कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। That is 10 to power minus 14 second, 10 to power minus 16 second,
10⁻⁶ इटसेट्रा, काफी कम टाइम में हो जाए, बहुत कम समय में हो जाए। सो इतनी तेज रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हो? इन्फिनिटी रेट बताओ इसका, कितना तेज हो रहा है नाप भी नहीं पाओगे। इतनी तेज जाएगी तो नाप भी नहीं पाओगे। एसिड बेस रिएक्शंस जनरली आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जनरली आयनिक रिएक्शंस जो आयंस को इन्वॉल्व करें। HCl प्लस NaOH, टाइम नहीं लगता, टाइम लगता नहीं है इसको बनने में, 1 सेकंड में बन जाती है, 1 सेकंड में। समझ रहे हो, ये टाइम नहीं लगता ना। जब टाइम नहीं लगेगा तो क्या होगा, बन जाएगी। हाँ ना बोलो, तुरंत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट्स वगैरह बन जाएंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई बताएगा? जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे NaCl, AgNO3 दोनों ही डिजॉल्व हैं, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जब इनको आपस में मिलाते हैं ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चुटकी बजाते हुए क्या बनता है, जो कि पानी में घुल जाता है, नाइट्रेट। लेकिन AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा प्रेसिपिटेट, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो रही है, टाइम नहीं लग रहा रिएक्शन होने, कैसे ही डाला वैसे हो गई रिएक्शन। मान गए? यस, वेरी फास्ट रिएक्शंस आर पॉसिबल और नॉट। फिर दूसरी ऐसी होती हैं बहुत स्लो होती हैं, काफी ज्यादा स्लो रिएक्शंस, इतनी स्लो होती हैं कि सालों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, मंथ लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। कोई मेजरेबल का मतलब जो आंखों से दिखे, मेजर किया जा सके। रूम टेम्परेचर पे। ऐसा एग्जांपल बताओ तुम्हें जिसमें जिसमें केमिकल चेंज हो, बहुत टाइम लगता हो, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, वेरी स्लो रिएक्शंस के एग्जांपल बताओ।
कमेंट बॉक्स में बताओ, चाहे बोल के बताओ, मुझे पता नहीं, बट बताओ। रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ, और बताओ। क्या बात है, आज ही पढ़ाया। डायमंड टू ग्रेफाइट, और बताओ, और बताओ। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग बहुत दिन में लग पाती है, धीरे धीरे लगती है, टाइम लगता है उसमें, टाइम लग जाता है। शुगर क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर, शुगर क्रिस्टल तो इतनी स्लो नहीं बोल सकते हैं। स्लो है क्या? कितना टाइम लगेगा अगर डाल दें ऐसे? उसको, एक तो वो फिजिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन तो ऐसी कोई खास होती नहीं उसमें, है ना। और ठीक है, उसको मान लेता हूँ मैं, लेकिन वो मॉडरेट में आएगा, वेरी स्लो नहीं है वो। थोड़ा बहुत तो डिजॉल्व हो जाता है, शुरू हो जाता है, मिजरेबल चेंज है ना वो। शुगर को पानी में डाला, मिजरेबल चेंज दिखता है कि नहीं? टेस्ट करके देख सकते हैं उसको, है ना, लगेगा मीठा मीठा पानी हो गया है। मे बी वी कैन क्या कॉल इट मिजरेबल चेंज। और बताओ। और रिएक्शन होती है वो जो, शायद तुमको ऐसे याद ना हो, ये इसको बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। पढ़ाया था मैंने ये तुम्हें, हाइड्रोजन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था स्टेट बोर्ड वालों को? एट रूम टेम्परेचर नहीं होती, इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए यार। हाँ हाँ, वो सारे चलेंगे, ऑक्सीडेशन वगैरह सब रस्टिंग ही होती है, वो सब चलेगा, धीरे धीरे रस्ट लगता है उसमें। जी जी जी, सही है। इसको बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? हम्म, वाटर गैस और सिन गैस क्या बोलते हैं? वाटर गैस और सिन गैस, समझ आया क्या? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। बीच की रिएक्शन जो कि ना तो बहुत फास्ट है ना तो बहुत स्लो है, उनको बोलते हैं स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट और स्लो एक ही बात है ये, इनको अलग अलग नहीं करते हैं। वेरी स्लो, वेरी फास्ट, मॉडरेट, हम इनको ही पढ़ते हैं, मॉडरेट और स्लो ही हमारे सिलेबस में हैं, उनका ही रेट निकालना पड़ता है ना। ये प्रोसीड होती है, रुको जब तक आता हूँ, ऊपर का लिखना है तो लिख लो।
बस 2 मिनट रुको। कितना टाइम हो गया? 13 मिनट। 2 मिनट में तो लिखा देंगे। आफ्टर वाइट। वाइट कहाँ पे? वाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी। तो मॉडरेट और स्लो रिएक्शन क्या होती है? प्रोसीड्स विद मेजरेबल रेट्स। प्रोसीड्स विद मेजरेबल रेट्स मतलब सेकेंड्स में होंगी, मिनट्स में होंगी, आवर्स में होंगी, एटसेट्रा। दैट इज कॉल्ड मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस। ये जितनी भी एग्जांपल वाली रिएक्शंस में दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी तुमने बहुत बार सुनी भी होंगी। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखते हैं, टूट जाता है ना? जैसे लिखते हैं कि N2O5 टूट जाता है। लगभग इन सब में इक्विलिब्रियम आता है, हल्का फुल्का गैसियस वाली में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में तो नहीं आता है, लेकिन स्लो होने की वजह से इनमें इक्विलिब्रियम भी आता है। या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जैसे तुमने बोला था ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, वो लगभग इसमें आ जाएगा। इसमें आ जाएगा वो। बेसिक हाइड्रोलिसिस है ये। एटसेट्रा। तो प्रोसीड्स विद मेजरेबल रेट्स दैट कैन बी मेजर्ड। इन सबका रेट मेजर किया जा सकता है। तो इसके ऊपर कोई नोट करना बचा है क्या? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। बाय बाय, बाय बाय। यस, वेलकम। किसी को नोट करना है क्या? बोल दो भैया, लास्ट टाइम। हाँ। यस। बाय एवरीवन। हाँ, वेलकम। चलो भाई, इसको रिवाइज कर लो घर में।